तो एक्रोमियन उभार है। तो क्लेविकल का ये हिस्सा होता है। उसके बाद स्कैपुला, स्कैपुला क्या होता है? स्कैपुला इज द शोल्डर ब्लेड, ये हमारा शोल्डर ब्लेड। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं बेटा। कह रहा है पेंगुइन्स के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स क्या होते हैं? पेंगुइन एक बर्ड है और डॉल्फिन एक मैमल है। इसका मतलब ये एडेप्टिव कन्वर्जेंस है या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो 55 का 1 इसका आंसर होगा। देन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीन आई। देखिए जीन आई जो होता है उसके 3 एलील्स होते हैं, समझ लीजिए। ये ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के बारे में कहा जा रहा है। इट इज अबाउट ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। तो ये ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के बारे में कहा जा रहा है। आई जीन होता है, चार्जर की जरूरत नहीं है। आई जीन होता है, इसके 3 एलील्स होते हैं बेटा, आई ए, आई बी और आई ओ। इसको स्मॉल आई भी लिखते हैं कभी कभी। अब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति में आई ए और आई बी है तो ये जेनेटिक्स के हिसाब से मेंडेलियन प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है और कोडोमिनेंस दिखा रहा है। दिस इज कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस दर्शा रहा है बेटा। तो यहाँ पर आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों ग्लाइकोफोरिन प्रेजेंट होते हैं और ब्लड ग्रुप हो जाता है व्यक्ति का ए बी। अगर आई ए है या आई ए है तो ब्लड ग्रुप हो जाता है इस व्यक्ति का ए। और अगर आई बी है और आई ओ है तो इसका हो जाता है ब्लड ग्रुप बी। और अगर आई ओ है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। ए और बी आपस में कोडोमिनेंट है और ये दोनों आई ओ के ऊपर हावी हैं, माने डोमिनेंस दिखाते हैं। तो अगर आई ए और आई ओ का रिलेशन देखा जाए तो ए जो है वो ओ पर डोमिनेंट है। सिमिलरली आई बी और आई ओ का रिलेशन देखा जाए तो ये डोमिनेंट है। लेकिन आई ए और आई बी ये किसी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस नहीं शो करते, ये को डोमिनेंस है बेटा, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हो गया अपना 57 का पहला है, ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास 2 क्रोमोसोम है तो 2 लोकस हो गए ब्लड ग्रुप के जीन के लिए। लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप। देखिए आई ए और आई बी जो होता है सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं शो करते। आई ए की वजह से ए और आई बी की वजह से बी, है ना। आई ए की वजह से ए और आई बी की वजह से बी, ये 2 शुगर्स यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों प्रेजेंट हैं ए और बी, इसलिए कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। तो सेम टाइप तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला है बेसिक अमीनो एसिड्स। मैं जरा 10 सेकंड का गैप लेके आता हूँ। चलिए बेटा अगले सवाल पे आते हैं फटाफट। तो कह रहा है कि बेसिक अमीनो एसिड पूछ रहा है। तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं बेसिक अमीनो एसिड। पहले मैं आपको समझा दूं कि अमीनो एसिड का बेसिक क्या होता है, जरा इस बात को समझें। अमीनो एसिड यहाँ पर ये सेंट्रल कार्बन है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें एक तरफ एमीन ग्रुप है जो कि बेसिक ग्रुप है, H+ आयन को कैच करने की कोशिश रहती है इसकी, और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हो सकता है। मान लीजिए यहाँ एक चेन है CH2 NH2, एक चेन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो आप देखिए इस चेन का एक हिस्सा है NH2, ये भी NH2। अब यहाँ पर 2 NH2 हो गए लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही हुआ, तो ये हो गया क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड, क्योंकि ये H+ को कैच करेगा, या ये हो गया बेसिक अमीनो एसिड। ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया है। और बेसिक अमीनो एसिड होते हैं बेटा आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडिन। आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडिन। हिस्टिडिन आपके सवाल का हल है, ये HAL, हल मतलब हिस्टिडिन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। ये बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसने बेसिक पूछे। ग्लूटामिक एसिड जो होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या, फंक्शनल ग्रुप्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें लाइसिन। लाइसिन विल बी द करेक्ट आंसर। देन
अगला सवाल फिर एनिमल्स के बारे में है, कह रहा है ग्रेगेरियस माने झुंड बना के रहने वाले, पॉलीफेगस माने कुछ भी खाने वाले, पॉलीफेगस माने कुछ भी खा लें, पेस्ट माने कीड़े मकोड़े जो फसल को तबाह करते हैं। न्यूज़ में सुना होगा आपने, साल टिड्डी दल आ रहा है, टिड्डी दल आ रहा है, ये उसी के बारे में है, लोकस्ट टिड्डी दल। तो ए का हो गया 4 और एक ही ऑप्शन में ऐसा है। बाकियों का बता देता हूँ। एस्टेरियास माने स्टारफिश होती है। स्टारफिश जो होती है ये जब अपना एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट करती है तो स्टारफिश का जो लार्वा होता है वो लार्वा जिसे हम कहते हैं बाइपिनेरिया लार्वा जो होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। बाइपिनेरिया लार्वा इज रेडियली सिमेट्रिकल। और जब ये बाइपिनेरिया लार्वा इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और बाइपिनेरिया मैं दोहराता हूँ, लार्वा स्टारफिश का बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, द्विपार्श्वी सममिति दिखाता है। लेकिन जब ये स्टारफिश बनता है आगे जाके तो ये रेडियली सिमेट्रिकल हो जाता है। तो एडल्ट्स विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। लार्वा का नाम क्या? बाइपिनेरिया। तो ये एस्टेरियास स्टारफिश का नाम है, जूलॉजिकल नेम है, तो बी का 1 हो गया। बुक लंग्स बिच्छू में होती है, एरेक्निडा क्लास में आता है, आर्थ्रोपोडा की। देन बायोल्यूमिनेसेंस जो रात में चमके, टीनोप्लेना जो है एग्जाम्पल है किसका? टीनोफोरा क्लास का। टीनोफोरा मीन्स ब्यूटीफुल क्रिएचर्स होते हैं, रेनबो इफेक्ट दिखाते हैं, समुद्र की सतह पर रहते हैं, पेलेजिक होते हैं। ये सब बातें हमने पढ़ी हैं। अगला सवाल है डायूरेसिस के बारे में। डायूरेसिस माने पेशाब बनना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? तो कह रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूबुल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। इससे पेशाब कम बनेगी, ब्लड में सोडियम और वाटर आ जाएगा, पेशाब इससे कम बनेगी। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि विच वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ, ये ठीक हो गया, विच वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, मतलब पेशाब बनने को जो रोके। तो पहला ऑप्शन रोकेगा। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही ऑब्वियसली आंसर हुआ, पर हमें एक बार सब पे नजर मारनी होती है। तो एट्रियल नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड ये एल्डोस्टेरोन का उल्टा है। ये पेशाब में सोडियम गिराएगा, और पेशाब में सोडियम गिराएगा तो पीछे पीछे पानी जाएगा। सोडियम तो बच्चा है, पानी माँ है, बच्चे के पीछे माँ चलेगी, तो सोडियम के पीछे पीछे पानी जाएगा। सोडियम ब्लड में आएगा तो पानी भी ब्लड में आ जाएगा, सोडियम पेशाब में जाएगा तो पानी भी पेशाब में चला जाएगा। तो एल्डोस्टेरोन का उल्टा इफेक्ट पैदा करता है एट्रियल नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड, जो कि हमारी एट्रियम की, राइट एट्रियम की दीवार से निकलता है। डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाई जेजी सेल्स। देखिए बेटा, रेनिन एक हार्मोन भी है और एक एंजाइम भी है जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में चेंज करता है, जो कि आगे जाकर एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो एल्डोस्टेरोन अगर आ गया तो पेशाब बढ़ जाएगी, जबकि सवाल है पेशाब को कम करने का। तो कह रहा है कि डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन। अब जरा समझिए, एल्डोस्टेरोन अगर आ गया तो पेशाब कम हो जाएगी, और एल्डोस्टेरोन कब आएगा? जब रेनिन बढ़ेगा। यहाँ कह रहा है रेनिन घटा, इसका मतलब पेशाब बढ़ेगी। तो यहाँ डायूरेसिस को घटाना है। देन मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएस से मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता, क्योंकि एडीएस सिक्रीशन बढ़ाओगे तभी वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो 63 का आंसर हो गया 1। देन इसके बाद अगला है इंटेस्टाइन की लेयर्स के बारे में। सिरोसा इनर मोस्ट लेयर है, गलत। सिरोसा सबसे बाहर की लेयर। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स डुओडेनम से शुरू होती है, गलत। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम से शुरू होती है। इलियम ओपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, इलियम्स ओपन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, नॉट की स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम इज एक्चुअली थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर सही है, इलियम इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट। चारों ऑप्शन में से यही सही है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है कि किसने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को डिसअप्रूव किसने किया था? तो एल्फ्रेड रसेल वेलेस जो थे, वो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन से बहुत सहमत थे। उनके भी जो वर्क्स थे एल्फ्रेड रसेल वेलेस के, वो डार्विन के नियम से काफ़ी कुछ, डार्विन की स्टडीज से काफ़ी कुछ मैच करते थे। तो डार्विन और रसेल एक जैसे थे, उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं कहा था। ओपेरन ने ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कहा था। तो आंसर बचा कि अरे पानी कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर जो हैं, इन्होंने ऐसा किया था कि इन्होंने अर्न्स्ट हीकल का जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट का सिद्धांत था उसे डिस्प्रूव किया था। अब ये जो सवाल है बड़ा ट्रिकी है। अगला सवाल जो है कि ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है। हम आपको पढ़ाते हैं और याद कराते हैं कि FSH और LH का लेवल जब बढ़ेगा तो ओव्यूलेशन हो जाता है। LH सर्च कहते हैं इसे। LH तो बढ़ता ही है, 13वें दिन LH जितना भी है उससे 6 से 10 गुना बढ़ जाता है, 6 to 10 folds, 6 to 10 टाइम्स इंक्रीज। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH और FH तो हो नहीं सकता। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन गलत हो गया।
और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यही एक ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज करता है। देखिए एक्चुअली इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ कि इसका आंसर है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन के बढ़े हुए लेवल से ये, क्योंकि ईस्ट्रोजन दो तरह के इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है एफएसएच पे और एक पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखाता है, तो वो चीज़ विस्तार से बताई जाएगी तभी आपको समझ में आएगी। फिलहाल मैं इसका आंसर ही बता सकता हूँ आपको इतने कम समय में। आंसर है हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। अगला सवाल, एंटेरोकाइनेस क्या करती है? एंटेरोकाइनेस इंटेस्टाइन से निकलती है और ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करती है। तो 74 का 1 है, बहुत आसान सवाल है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। देन 77, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसोफिल्स हिस्टामिन निकालते हैं, आपको मालूम है, तो बी का हो गया 4। ये एक ही ऑप्शन है बी का 4। बेसोफिल्स हिस्टामिन निकालते हैं। न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं और कहलाते हैं माइक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड, तो सी का 2 हो गया। तो आंसर मेरे G2 सेट में 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, फोर्थ का आंसर है 77 का फोर्थ, 77 का चौथा। इसके बाद कुछ ग्लैंड्स के बारे में कहा गया। पिट्यूटरी ग्लैंड में कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि पिट्यूटरी से क्या निकलता है? ADH। तो आंसर हो गया A का 3। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, तो पिट्यूटरी का आंसर है, पिट्यूटरी को मैच कर सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस से, पेनक्रियाज को डायबिटीज मेलाइटस से, एड्रिनल ग्लैंड को एडिसन्स डिजीज से और थायराइड को ग्रेव्स डिजीज से। तो इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा आपका? पिट्यूटरी का डायबिटीज इंसिपिडस A का 3 और थायराइड का B का 1। आंसर हो गया 79 का 79, G2 सेट में 79 का आंसर 2। उसके बाद अगला है हार्मोन रिलीज बाय प्लेसेंटा, HCG से निकलता है, तो A का 2 हो गया। और B जोना पेल्यूसिडा, ये लेयर होती है ओवम के ऊपर, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, बाहर से अंदर की ओर, CZV। तो थर्ड हो गया इसका आंसर। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए देन अगला फिर एनिमल्स के बारे में पूछा गया। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 6 से 15 गिल्स किस में होती हैं? बिना जबड़े की मछलियों में। बिना जबड़े की मछली कौन सी? एग्नाथा। और एग्नाथा ग्रुप में आती कौन सी है? साइक्लोस्टोमेटा। एग्नाथा में कौन सी आती है? साइक्लोस्टोमेटा। गोल मुंह वाली मछलियां जिनमें 6 से 15 गिल स्लिट्स होती हैं। ये 6 से 15 गिल स्लिट्स होती हैं यहाँ पर, 6 to 15 गिल स्लिट्स। तो आंसर विल बी साइक्लोस्टोम्स। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, जरा इसको समझ लें, ये कॉन्ट्रैक्टाइज में मिलता है। कॉन्ट्रैक्टाइज माने क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइज माने क्या होता है? हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन ये होता है। देखिए शार्क की पूंछ आपने देखी होगी, ऊपर वाला फिन बड़ा और नीचे वाला फिन छोटा, तो हेट्रोसर्कल। इससे क्या होता है? शार्क को ऊपर उठने में लिफ्ट मिलता है। तो ये अपर लोब ऑफ द कॉर्डल फिन ये बड़ा है, लोअर लोब छोटा है, ठीक। तो इसका आंसर हो गया हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, किसका? कॉन्ट्रैक्टाइज का, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। तो मैच करेंगे A का 2, B का 3, C का 4। एयर ब्लैडर किस में मिलता है? साइक्लोस्टोमेट्स में। सारी बातें आपको क्लास में पढ़ाई गई हैं, नोट्स देखिए। और D का 1 पॉइजन स्टिंग ट्राइगोन में मिलता है, जिसे स्टिंग रे कहते हैं। स्टिंग रे कॉन्ट्रैक्टाइज होती है, ठीक है बेटा। ये हेट्रोसर्कल टेल आपके सामने बनाइए, शार्क की टेल ऐसी होती है, इससे शार्क को ऊपर उठने में मदद मिलती है। अब बहुत विस्तार मैं नहीं जाऊँगा, समय बहुत कम है, क्योंकि अभी 2 टीचर्स का डिस्कशन बचा है, बॉटनी वाले सर का और केमिस्ट्री वाले सर का, इसलिए मेरा जो भी ज़रूरी पार्ट का क्वेश्चन है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। अगला सवाल है ईयर के बारे में। ऑर्गन ऑफ कॉल्टी क्या होता है? आपको पता है लेबिरिंथ का एक कॉइल्ड पार्ट होता है। A का 2 हो गया और A का 2 एक ही ऑप्शन में है। चलिए फिर भी आगे मैं बताता हूँ। ऑर्गन ऑफ कॉल्टी जो है वो, सॉरी एक मिनट ज़रा मैं करेक्ट करता हूँ, जल्दबाजी में कुछ थोड़ा गलत बोल गया। कोक्लिया जो होता है वो कॉइल्ड पार्ट होता है लेबिरिंथ का, जो कॉइल्ड पार्ट माने 2 3/4 टर्न्स होते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे 3.25 टर्न्स। तो B का 2 हो गया, B का 2। उसके बाद यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है? जो कनेक्ट करता है मिडिल ईयर और फेरिंग्स को, ताकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रेशर बराबर रहे,
तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा बेटा। G2 सेट में 86 क्वेश्चन ईयर के बारे में, आंसर है सेकंड ऑप्शन, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद अगला है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हमारे अंदर कौन सा होता है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है दुनिया में रूबिस्को, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन। एनिमल्स में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। देन पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पूछा गया। पैसिव इम्यूनिटी मतलब कि बाहर से एंटीबॉडी गिरा दी गई, माँ के गर्भ में बच्चा है, प्लेसेंटा पार करके जो माँ के ब्लड की एंटीबॉडीज थी वो किसके ब्लड में आ गई, बच्चे के ब्लड में, तो बच्चे के शरीर ने तो नहीं बनाई, तो उसको पैसिव इम्यूनिटी मिली। टिटरिस का मरीज है, उसको बचाना है तो एंटी टॉक्सॉइड देते हैं, एंटी सीरम भी कहते हैं। तो हम जब वो देते हैं उसको तो क्या होता है, वो जो टेटनोस्पाज्मिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं वो पहले से बनी बनाई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो हम उसको धीरे धीरे ड्रिप में चढ़ाते हैं, तो ये भी पैसिव इम्यूनिटी है। अगर इम्यूनिटी की बात करें तो जब एंटीबॉडीज हमारे शरीर से निकलती है तो एक्टिव, हमारे शरीर के सेल्स बनाते हैं तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, और बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी चाहे गर्भवती माँ अपने बच्चे को प्लेसेंटा पार करके उसे दे दे, चाहे दूध के द्वारा दे दे, और चाहे हम इंजेक्शन से अपने मरीज को दे दें, ये सब पैसिव इम्यूनिटी के उदाहरण है बेटा। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, इसमें बस एक ऑप्शन गलत है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्विक होती है एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। देखो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है क्विक, इतनी भी क्विक नहीं होती अगर हम पैसिव की तुलना करें, क्योंकि पैसिव में आपने अगर एंटीबॉडी चढ़ाई तो तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। इमीडिएटली बनती है IgM, और लंबे समय तक रहे तो IgG। तो बाकियों की तुलना में अगर हम देखें तो एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, ये गलत ऑप्शन हुआ, क्योंकि बाकी में कह रहा है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन, पैसिव इम्यूनिटी सही है। फीटस को जब एंटीबॉडी माँ से मिली, पैसिव इम्यूनिटी, फीटस माने गर्भ में विकसित होता हुआ शिशु, तो ये भी सही है। जब एंटीजन को एक्सपोज होते हैं, लाइव या डेड एंटीजन्स हों, तो हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करते हैं, ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन इस पे G2 पेपर का 88 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन आंसर है। इसके बाद बेटे मेरा पार्ट खत्म हुआ, और अब अगला डिस्कशन है बॉटनी वाले पार्ट का। तो सर, बॉटनी वाले सर आपसे स्टार्ट करेंगे इस चीज़ का डिस्कशन। सर। हेलो बच्चों, ये जो आज नीट का पेपर है इसमें G2 सेट मेरे पास है बेटा। तो जिनके पास G2 है वो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट अपना क्वेश्चन को देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। अदरवाइज मैं क्वेश्चन को शुरू का जो फर्स्ट वो मैं बोलूँगा और उसके आधार पे आपको फिर आंसर आपको मिलेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट अबाउट विरोआइड्स के बारे में आपको सही क्या है। वायरस में तो आपको पता ही है कि भाई जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ उसमें प्रोटीन कोड भी होता है, लेकिन जो विरोआइड्स होता है उसमें वो फ्री RNA बस होता है, उसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है। तो फ्री RNA विदाउट एनी प्रोटीन कोड इज द राइट आंसर, यह राइट आंसर हुआ। दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, यह पहला जो है वो आपको राइट चॉइस है, राइट आंसर है। फिर सेकंड चॉइस इसमें था, देखोगे कि DNA विथ प्रोटीन कोड ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो विरोआइड्स होते हैं वो वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म से टीओ डाइनर ने इनको डिस्कवर किया था, और विरोआइड्स जो है ज़्यादातर मामले में आपको प्लांट में ही बीमारी पैदा करता है, एनिमल में इसके बीमारी का कोई रिपोर्टिंग ऐसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद है द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। प्लांट का वैसा पार्ट आपको बताना है जिसमें 2 जनरेशन एक ही में है, एक ही में आपको 2 जनरेशन। 2 जनरेशन का मतलब है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होना चाहिए। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, यह 2 जनरेशन होते हैं प्लांट्स के। तो पहला दिया है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। एंथर कैसा है बोलो, एंथर आपको 2n का पार्ट है या स्पोरोफाइट का पार्ट है, और पोलन ग्रेन जो है यह आपको गैमेटोफाइट्स का पार्ट हो गया है। तो इसमें 2 जनरेशन पैक हो गया, स्पोरोफाइट भी पैक हो गया और आपको गैमेटोफाइट्स भी पैक हो गया। तो ये तो आंसर हुआ ही हुआ, और साथ ही साथ इसमें एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक कैसा हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, और ओव्यूल कैसा हो गया, यह आपको फीमेल स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट 2 जनरेशन यहाँ भी पैक हो गया। तो यह जो एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, यह एक सही आंसर है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय।
कि आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था। तो टी.एच. मॉर्गन ने आपको ड्रोसोफिला पे वर्क करके और उनके जो दो स्टूडेंट थे स्टैटिव एंड कैल्विन ब्रिज ने मिलकर के यह पूरी कॉन्सेप्ट्स को ये क्लियर किया था कि आपको जो जीन्स होते हैं वो आपको जो एलिल्स जिसे मेंडल साहब फैक्टर बोलते थे वो क्रोमोसोम का पार्ट होता है और क्रोमोसोम पे ही वो होता है, क्रोमोसोम ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, इस तरह से जीन का ट्रांसफ़र होता है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय आपको टी.एच. मॉर्गन शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है बेटा ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर यूनिसेलुलर अलगा, यूनिसेलुलर अलगा इसमें कौन कौन है। देखो एक तो लिख दिया, पहला जो चॉइस है उसमें लिख दिया जेलेडियम। जेलेडियम आपको मल्टीसेलुलर अलगा हो गया, जेलेडियम ग्रासिलेरिया ये सब रेड अलगी होते हैं या मल्टीसेलुलर सब होते हैं ये। फिर दूसरा चॉइस दिया है एनावेना एंड वॉलवॉक्स। इसमें एनावेना तो ब्लू ग्रीन अलगी होता है या फिलामेंटस अलगी होता है और वॉलवॉक्स आपको कॉलोनियल अलगी होता है, ये वॉलवॉक्स आपको कॉलोनियल अलगी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो थर्ड चॉइस है क्लोरेला एंड अस्पायरुलिना, ये दोनों के दोनों सिंगल सेल्ड अलगा हैं, एक कोशिका के हैं, दोनों के दोनों आपको एक कोशिकीय अलगा होते हैं ये थर्ड। ये दोनों के दोनों बड़ा रिच सोर्स है प्रोटीन का, ये बड़ा ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आपको ये अलगी होता है ये। फिर अगला चॉइस, अगला क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 में अगला जो है उसमें जो मेरा जिसमें आएगा द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज। आप देखोगे कि सुबह के समय में खास करके जब रेनी सीजन होता है तो ग्रासेज के किनारे पे मार्जिन पे पत्ती पे आप देखोगे कि वाटर के ड्रॉपलेट्स उज आउट हुए रहते हैं, या जब रात होता है तो भी देखते होगे कि थोड़ा थोड़ा उसमें आपको ड्रॉपलेट निकला हुआ रहता है। इस प्रोसेस को तो बोला जाता है गटेशन बोलते हैं, जिसमें कि आपको वाटर लॉस प्लांट करता है, डायरेक्ट आपको लिक्विड के फॉर्म में करता है, डायरेक्ट लिक्विड के फॉर्म में आपको वाटर लॉस होता है, इसे आप कहते हैं गटेशन। लेकिन इसके लिए जो कॉज रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए जो कारण रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपको रूट प्रेशर। जो रूट प्रेशर है उस कारण से ही आपको पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। तो जो वाटर आपको ट्रांसपिरेशन से टोटल लॉस नहीं हो पाता है, तो प्लांट बहुत सारे ऐसे प्लांट करते होते हैं जो छोटे पौधे खास करके होते हैं, तो एक्स्ट्रा वाटर को लूज करने के लिए, एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए आपको यह रूट प्रेशर के द्वारा यह गटेशन के प्रोसेस को करते हैं। और गटेशन जो होता है कि लीफ के सरफेस पे आपको हाइडाथ्रोट्स के द्वारा, हाइडाथ्रोट्स एक ओपनिंग होता है, नॉन रेगुलेटेड ओपनिंग होता है, उससे आपको पानी बाहर आता रहता है। उसमें पानी तो रहता ही रहता है, साथ साथ उसमें कुछ मिनरल भी डिजॉल्व होकर के आता है, उसमें प्योर वाटर नहीं होता है। जैसे ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है बेटा वो आपको प्योर वाटर लॉस होता है, लेकिन गटेशन में जो वाटर लॉस होता है वो पानी के साथ साथ उसमें कुछ मिनरल्स भी आता है। हालांकि जब धूप पड़ता है तो पानी टूट जाता है, मिनरल वहाँ पर रह जाता है, इसलिए देखोगे कि पत्ती में थोड़ा इंजरी भी कर देता है ये। तो इसमें राइट चॉइस हो गया आपको रूट प्रेशर हो गया ये, रूट प्रेशर। फिर अगला क्वेश्चन है in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct। जैसे टोटल जो बायोमास सिंथेसाइज प्लांट करता है, जैसे प्लांट पे सनलाइट जितना आपको स्ट्राइक किया, तो जो टोटल बायोमास प्लांट आपको सिंथेसाइज करता है उसे कहा जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उसमें से प्लांट क्या करता है, अपने रिस्पायरेशन खर्चे के लिए, अपने एंट्रोपी को ओवरकम करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए कुछ उसमें से खर्च कर देता है, जो रिस्पायरेटरी लॉस के रूप में वो खर्च हो जाते हैं। खर्च काटने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ये हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसी में से कुछ खर्चा करेगा प्लांट खर्च करने के बाद जो बच जाता है वो हेटरोट्रॉप्स को, हम आप जैसे एनिमल को अवेलेबल वो होता है ये। तो वही लिखता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, जीपीपी जो होते हैं, हमेशा एनपीपी से ज़्यादा होते हैं ये, या पहला आंसर इसमें हो गया। फिर आगे लिखा है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड। आप जब किसी फॉरेन डीएनए को किसी डीएनए पर लगाओगे तो उसमें जो ओरी है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो यदि सपोर्ट करता है, वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करवाता है, तो वैसी स्थिति में आपका जो डीएनए, जो फॉरेन डीएनए आप लगाओगे वो भी आपको मल्टीपल कॉपी बनाएगा। तो यह उस साइट को ही इसलिए ओरी साइट कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला जो साइट होता है वही कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है। जैसे यह 10 कॉपी बनाना है, जब भी रेप्लिकेशन होगा ओरी से ही होगा, तो जब तक जिस डीएनए में ओरी नहीं रहेगा वो आपको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग जब भी
आपको वेक्टर डीएनए के रूप में किसी को यूज करते हैं, फॉरेन डीएनए को लगाते हैं किसी डीएनए पे, तो उसमें ओरी का होना जरूरी है। तो ये ओरी ही सपोर्ट करता है इस चीज को, है ना। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज ओरी साइट बोलते हैं। आगे है आपको द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट। ओव्यूल जो होता है और फ्यूनिकल का जो शरीर है वो आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ पे जैसे देखोगे कि इसमें आपको फ्यूनिकल से वो जुड़ा रहता है ना। इसमें आप देखोगे कि वो रहता है, आपको एक हाइलम पॉइंट होता है, ये हाइलम पॉइंट रहता है जहाँ से यह अटैच होता है। ये हाइलम ही वो पॉइंट होता है जहाँ से कि फ्यूनिकल से और ओव्यूल का मेन बॉडी, जैसे मान लो कि यह ओव्यूल है, ओव्यूल का यह मेन बॉडी है, यह है आपको ओव्यूल है, यह आपको ओव्यूल है, ऐसे ओव्यूल है, ऐसे ओव्यूल है। तो ओव्यूल का जो मेन बॉडी है, ओव्यूल का जो मेन बॉडी है, यह आपको अटैच रहता है इससे, आपको यह फ्यूनिकल से। तो इस पॉइंट्स को बोला जाता है हाइलम कहा जाता है। तो हाइलम वो पॉइंट है जहाँ से फ्यूनिकल और ओव्यूल का मेन बॉडी अटैच होता है ये, ठीक है। यदि यह प्रश्न देता कि जैसे आपको यह दोनों इंटोगमेंट्स, इसमें दो इंटोगमेंट्स होता है ओव्यूल में, वो कहाँ से राइज होता है, तब तो चला जा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ दिया है कि फ्यूनिकल का अटैचमेंट कहाँ से होता है आपको मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल से, तो उसके लिए आपको आंसर हो जाएगा हाइलम हो जाएगा यह। उसके बाद फिर अगला है इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन यानी कि PQ फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। आपको याद होगा कि जो PS2 से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो आपको पैराडॉक्सिन होता हुआ PS2 से जो निकलेगा उसमें देखोगे फेवोफाइटीन होता हुआ, और PS2 से निकलने के बाद फिर प्लास्टोक्विनोन के पास आता है। प्लास्टोक्विनोन उसको साइटोक्रोम BF पे आपको ट्रांसफ़र करता है प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम आपको PS2 से उठा करके वो भेजेगा साइटोक्रोम BS कॉम्प्लेक्स को भेजेगा ये। तो PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को हो गया। यह आपको 4th नंबर का जो चॉइस है ये होगा, आपको सही हो गया, ठीक है। इसके बाद है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आगे लिखा है जैसे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम से आपको ब्यूटारिक एसिड हासिल होगा। राइट साइड में दिया है एक तरफ में और कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखा है, उधर उसके प्रोडक्ट्स का नाम लिखा है। फिर ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम, इससे आपको साइक्लोस्पोरिन A हासिल होता है, साइक्लोस्पोरिन A। और उसके बाद मोनास्कस परकुरियस, इससे आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इससे निकलता है। और एस्परजिलस नाइगर से साइट्रिक एसिड निकलता है। इतना ना करके आप सिंपली यदि आप D में देखते कि D का जो थर्ड है, D का आपको थर्ड, या फिर ऐसा भी कर सकते थे ब्यूटालिकम से A का जो सेकंड चॉइस है, A का जो सेकंड चॉइस है वो सिर्फ चॉइस नंबर 1 में आ रहा है, ये एक ही में आ रहा है और किसी में नहीं दिया है, तो वही आंसर हो गया। तो A का हो गया आपको सेकंड ब्यूटारिक एसिड, ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम साइक्लोस्पोरिन A, और उसके बाद मोनास्कस परकुरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हो गया, और एस्परजिलस नाइगर आपको साइट्रिक एसिड इससे हासिल होता है, ऑर्गेनिक एसिड। तो ये हो गया आंसर हो गया ये। उसके बाद है इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंसेस गवर्निंग द सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी के लिए कौन आपको इनहिबिटरी नहीं है। आपको याद होगा कि जैसे अब सिसिक एसिड है, यह भी इनहिबिटरी रोल प्ले करता है, यह सीड डोरमेंसी को रोकता है। फिर देखोगे फिनोलिक एसिड होते हैं, यह भी सीड। फिर आपको पैरास्कॉर्बिक एसिड भी रोकता है। जिब्रेलिक एसिड आपको यह प्रमोट नहीं करता है, यह उल्टा होता है। जिब्रेलिक एसिड जो होता है यह आपको याद करो कि जो एब्सिसिक एसिड है उसका अपोजिट काम करता है। तो यह आपको इनहिबिटरी एक्शन नहीं होता है, यह डोरमेंसी नहीं करेगा, बल्कि यह डोरमेंसी ब्रेक होता है। इससे आपको जिब्रेलिक एसिड से डोरमेंसी और टूटता है। यहाँ दिया है कि आपको नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंसेस गवर्निंग द सीड डोरमेंसी के लिए इनहिबिटरी कौन नहीं है। तो जिब्रेलिक एसिड इनहिबिटरी नहीं है, बल्कि यह तो डोरमेंसी को तोड़ता है, यह सीड जर्मिनेशन करवाता है। आपको ये सारे प्रश्न ज़्यादातर जो सवाल रखे हैं ये सब NCERT से ही आ रखे हैं। NCERT का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसमें देखना कि जो लास्ट में है वर्नलाइजेशन के बाद आपको सीड डोरमेंसी का एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, वहाँ ये सारे रसायन सारे केमिकल दे रखे हैं, वहाँ ध्यान देना ये, ठीक है। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो DNA को कौन ओपन करता है, कौन अलग करता है। तो DNA को अलग करने के लिए जैसे इसमें जो 3-4 चॉइस दिया है, जैसे DNA पॉलीमरेज दिखा है, यह तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए होता है, DNA बनाने के लिए होता है। RNA पॉलीमरेज RNA बनाने के लिए होता है। DNA लैगेज होता है, 2 DNA के टुकड़े को जोड़ने के लिए होता है।
तो बच गया इसमें डीएनए हेलिकेज, जिसे अनबाइंडेज भी बोलते हैं। यह दोनों डीएनए के धागा को अलग करेगा, तभी तो एक धागा जब एक्सपोज होगा तभी उस पर आपको सिंथेसाइज होगा एमआरएनए, उसी के अनुसार आपको बनेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए हेलिकेज हो गया। फिर अगला है इसमें आपको मैच द फॉलोइंग इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी आपको है मेलोनेट। मेलोनिक एसिड जो है या आपको बहुत सारे एंजाइम्स के एक्शन को रोक देता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होता है ये। ठीक है, उसके बाद पजेस पेप्टाइड बॉन्ड किस में होगा? पेप्टाइड बॉन्ड कोई ना कोई आपको प्रोटीन खोजना होगा, तो प्रोटीन उसमें आपको कोलाजेन है, तो ये कोलाजेन हो गया ये। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई काइटिन होता है, तो वो काइटिन हो गया। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स राइसिन होता है। रेसिनस कम्युनिस्ट जो प्लांट होता है उससे हासिल होता है राइसिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। एनिमल में, हमाप में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं निकलता है, प्लांट में निकलता है। तो इसमें हो गया ए का आपको हो गया सेकंड, बी का आपको हो गया 4, और फिर आपको सी का थर्ड हो गया, और डी का इसमें फर्स्ट हो गया, राइसिन हो गया। तो आपको 23 में आपको 4th नंबर का चॉइस इसमें आपको आ गया ये। ठीक है, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी में मेलोनिक एसिड लगा देना है। पेप्टाइड बॉन्ड पजेस पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें कोलेजन लगा देना है। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, इसमें काइटिन कर देना है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में राइसिन कर देना है ये। फिर आगे है रे फ्लोरेट्स है। रे फ्लोरेट्स आपको सनफ्लावर की बात कर रहा है। सनफ्लावर में डिसफ्लोरेट्स होते हैं और आपको रे फ्लोरेट्स भी होते हैं। तो रे फ्लोरेट्स में क्या होता है? इन्फेरियर ओवरी होता है, ओवरी उसमें इन्फेरियर होता है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स ऊपर होते हैं, और ओवरी उसमें ओवरी जो होता है सबसे नीचे होता है, इन्फेरियर ओवरी आपको होता है ये। ठीक है, तो रे फ्लोरेट्स है इन्फेरियर ओवरी, आपको यह 4th हो गया ये। और फिर अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर्स। में आपको कौन कौन इसमें आपको होगा पेप्टाइड बॉन्ड, और ये है, ये तो आपको सब जूलॉजी वाले सर किए होंगे। ऐसे इनोलिन हो गया और आपको इंसुलिन हो गया, चलो ये तो कर दिए आपको। उसके बाद फिर है यहाँ पे इसमें सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वाइसेंट स्टेज, दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। कभी कभी कुछ सेल ऐसे भी होते हैं कि वो आपको सेल साइकिल से एग्जिट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, जिसे आप जीनोट कहते हो। तो यह जीनोट होता है आपको जीवन में ही होता है, ये जीवन में ही यह डिसीजन होता है कि सेल आगे का साइकिल करेगा या नहीं करेगा। सेल आगे का साइकिल करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड होता है ना। मान लो कि एनर्जी है, अवेलेबल है कि नहीं है, आपको डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए सही एंजाइम लग रहा है कि नहीं, आगे जो होने वाला एक्ट है उसके लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पूरी सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए जीवन में ही यह डिसीजन होता है कि आपको आगे का साइकिल होगा या नहीं होगा। तो वैसे फेज को आप द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ कब होता है? तो वो होता है आपको जीवन फेज में होता है ये। ठीक है, फिर आगे लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द जीवन फेज ऑफ इंटरफेज। जीवन फेज से संबंधित आपको स्टेटमेंट को सही खोजना है। लिखा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, ये सेल कंपोनेंट्स का रीऑर्गेनाइजेशन आपको। फिर अगला लिखा है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। सही है, इस समय क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन सेल जो है मेटाबॉलिकली या एक्टिव होता है। ठीक है, फिर आपको लिखा है नो न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, सब नहीं हुआ, तो आपको सेकंड इसमें आंसर हो गया, सेकंड आपको हो गया ये। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 nm एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ ए डीएनए हेलिक्स इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल इज 6.6 × 10⁻⁹, तो वही कर देंगे 6.6 × 10⁻⁹ इंटू आपको कर देंगे 0.34 आपको नैनोमीटर आपको कर देना, तो यह बैठेगा लगभग 2.2 मीटर के आसपास यह बैठता है। यह इसको जब पूरा काउंट करोगे तो यह 2.2 मीटर के आसपास यह आपको बैठेगा यह। ठीक है, यह 32 का आपको हो गया। फिर आगे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पेसीज डाइवर्सिटी। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी होता है वो आपको इक्वेटर के अलोंग होता है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी। तो इक्वेटर के अलोंग जो कॉन्गो बेसिन है, ऑर्निको बेसिन है, अमेजॉन रिवर्स का जो पूरा बेसिन है, वहाँ सबसे ज़्यादा स्पेसीज की डाइवर्सिटी मिलती है, सबसे ज़्यादा विविधता वहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा टाइप्स वहीं मिलता है आपको। तो वो हो गया आपको अमेजॉन फॉरेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा है ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट
आपको स्पेसीज आपको डाइवर्सिटी में अमेजॉन फॉरेस्ट आपको हो गया। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, जो गंदगी को हम लोग साफ करते हैं, तो सबसे पहले तो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि धूल मिट्टी वगैरह सब नीचे बैठता है। उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पहले तो हम लोग बीओडी को कम करते हैं, एरोबिक डाइजेशन करते हैं। पहले एरोबिकली आपको फ्लॉक्स का डेवलप करा करके, फंजाई को, डिकम्पोजर बैक्टीरिया आदि को डेवलप करा करके उसमें सारे के सारे आपको पहले सारा का सारा जो उसमें एरोबिक डिकम्पोजिशन करवाते हैं। और एरोबिक डिकम्पोजिशन करने के बाद जो बच जाता है चीज़ें, उसे हम लोग एक्टिव स्लज कहते हैं। एक्टिव स्लज को भेजते हैं हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हैं, ताकि एनारोबिक डिकम्पोजिशन उसका हो सके। जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें बायोगैस जनरेट होता है, उसमें स्मेल आती है, उसमें फिर बदबू आता है। तो एक्टिव स्लज को हम लोग भेजते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो वो हो गया एक्टिवेटेड स्लज, जिसे आप कहेंगे थर्ड हो गया ये, ठीक है। डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। आपको याद होगा जब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा बनता है, तो जोड़ा को बांधने के लिए, दोनों क्रोमोसोम को बांधने के लिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, ताकि आपको क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो सके। फिर जैसे ही क्रॉसिंग ओवर पूरा हो जाता है पैकेट टीम में, तो फिर देखो धीरे धीरे आपको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपको गायब होना शुरू हो जाता है ये, और लगभग सारे स्पॉट से गायब हो भी जाता है। जिस स्पॉट पे क्रॉसिंग ओवर हो रखा होता है वहाँ पे थोड़ा सा रह जाता है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपको गायब होता है आपको डिप्लोटीन स्टेज में, और डाइकानेसिस आते आते तो पूरी की पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो डिप्लोटीन स्टेज में यह आपको डिजोल्व करना, खत्म होना ये शुरू हो जाता है ये, ठीक है। फिर आगे इसमें है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। जब आपको दाल वाले पौधे में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, तो नाइट्रोजन जो है, आपको नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल से दो अमोनिया तो बनते ही बनते हैं, साथ साथ आपको हाइड्रोजन भी उसमें निकलता है। तो अमोनिया तो बनेगा ही बनेगा, आपको 2NH3 आपको बनेगा, साथ साथ H2 एक हाइड्रोजन के एटम्स भी आपको निकलते हैं ये। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स इज, आपको अमोनिया एंड हाइड्रोजन हो जाएगा, NH3 एंड हाइड्रोजन आपको हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से अगला है इसमें इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ। जब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जिसमें DNA के फ्रेगमेंट्स को, DNA के जो टुकड़े को हम लोग लेंथ वाइज अरेंज कर देते हैं ये। तो लेंथ वाइज अरेंज करने के बाद उसको विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। तो देखने के लिए इसमें हम लोग इथेरियम ब्रोमाइड और आपको UV रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, इथेरियम ब्रोमाइड का और UV रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद काटने के लिए हम लोग इल्यूशन करते हैं, जिससे आपको अलग होता है। तो इथेरियम ब्रोमाइड हो गया, इन UV रेडिएशन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की खासियत, एट्रीब्यूट मतलब होता है खासियत, एट्रीब्यूट मतलब होता है विशेषता। तो पॉपुलेशन की विशेषता कौन नहीं है? नेटेलिटी यानी कि बर्थ रेट है तो है विशेषता भाई। पॉपुलेशन में आपको नेटेलिटी होता है, मोर्टेलिटी भी होता है, आपको डेथ भी होता है, और सेक्स रेशियो मेल और फीमेल भी होते हैं। स्पेसीज इंटरेक्शन की जो बात है, यह आपको कम्युनिटी में होता है, बायोटिक कम्युनिटी में होता है। यह आपको पॉपुलेशन की बात नहीं होती है, बायोटिक कम्युनिटी में होता है स्पेसीज इंटरेक्शन। तो यह आपको थर्ड हो गया, 42 का थर्ड आपको हो गया ये, ठीक है। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम्स इन फोटोरिस्पर्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ है। तो जब आपको इसमें भाई आपको जैसे नॉर्मली रुबिस्को जो है वो जब आपको CO2 को एक्सेप्ट करता है, तब तो आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपको PGA का बनता है। लेकिन मान लो कि वो आपको ऑक्सीजन एक्टिव रोल प्ले कर गया, ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन कर गया रुबिस्को RUBP, तो वैसी स्थिति में आपको 3 PGA तो बनता है, उसका एक मॉलिक्यूल्स बनता है, एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के एक बनते हैं ये। तो आपको वन इसमें हो जाएगा, आपको 1 मोलिक्यूल्स। तो इसमें लिखा है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम्स इन फोटो रिस्पायरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अंत में आपको क्या बनेगा? तो आपको जैसे इसमें फोटो रिस्पायरेशन जब होगा तो इसमें आपको बनेगा 1 मोलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन, एक आपको 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मोलिक्यूल्स ऑफ, यह 2 कार्बन कंपाउंड आपको यह बनेगा। 2 कार्बन कंपाउंड जो है
आपको फॉस्फोग्लाइकोलेट, यह आपको इम्पोर्टेंट है, यह बनेगा 2 आपको बनेगा ये, ठीक है। ऑक्सीडेशन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इन फोटो रिस्पायरेशन लीड्स टू, चूँकि फोटो रिस्पायरेशन हो गया तो उसमें अब आपको जो उसमें प्रोडक्ट्स आपको बनेगा वो आपको अंत में देखोगे कि उसमें 2 कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो आपको बन जाते हैं। ये आपको 1 मोलिकुल्स ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड आपको 1 मोलिकुल्स ऑफ आपको 2 कार्बन, ये गलत दिया इसमें 1 मोलिकुल, आपको एक ही मोलिकुल्स 3 कार्बन कंपाउंड के पीडीए का बनेगा और एक मोलिकुल्स आपको बनेगा आपको फॉस्फोग्लाइकोलेट के, लेकिन वो तो दिया नहीं है चॉइस में, 2 कार्बन वाला दिया नहीं है। तो आपको बस इसमें लगाना है कि 1 मोलिकुल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड 1 हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आपको RUBP एक्सेप्ट नहीं किया, RUBP जो है आपको RUBP या 5 कार्बन कंपाउंड था, ये 5 कार्बन कंपाउंड है RUBP या 5 कार्बन, तो यह टूट जाता है। यदि नॉर्मल केस होता तब तो यह रुबिस्को के प्रेजेंस में होता और यह 2 मोलिकुल्स देता, आपको 3 कार्बन के कंपाउंड आपको फॉस्फोग्लिसिक एसिड देता, लेकिन अब यहाँ क्या देगा 3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड का एक कंपाउंड देगा एंड आपको 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट देगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट आपको 2 कार्बन कंपाउंड है। अब यह हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन का एक्टिविटी है रुबिस्को एंजाइम्स का, तो इसमें सीधा लगा देंगे। अब वैसा चॉइस देखोगे इसमें कोई है ही नहीं, तो आपको करना है 1 मोलिकुल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स, बस यह आपको कर देना है, यह वाला यही दे पाएगा, यह ध्यान देना है ये। इसलिए इसमें जो आंसर होगा वो चॉइस के अनुसार आपको 1 हो जाएगा, 43 का 1 हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर 44 में है मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट। जैसे आयरन का रोल जो होता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में होता है, आयरन जो होता है यह क्लोरोफिल बनाने में भाग लेता है। जिंक का काम होता है इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीजन बनाने में भाग लेता है ये जिंक। बोरोन का काम होता है पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन। और मैग्नीज है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को तोड़ता है लाइट रिएक्शन में। तो इसमें ए का हो गया, आयरन का हो गया आपको रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस 3rd हो गया, ए का आपको 3rd हो गया, जिंक का आपको 4th हो गया है ना, और सी का आपको हो गया आपको पोलन जर्मिनेशन, और मैग्नीज का हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपको हो गया, ये 2nd नंबर का आपको हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनने का काम, जो भी ये सारे काम होते हैं बायोमोलिकुल्स के ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपको गोल्जी बॉडी पे होते हैं, जीबी पे होते हैं। ये हो गया आपको गोल्जी बॉडी आपको हो गया ये, ठीक है। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, उसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट कहेंगे, जो स्टेम के बेस से राइज होता है। द ओवरी हाफ इन्फीरियर ओवरी आपको प्लम में होता है, ये बेर में आपको होता है हाफ इन्फीरियर ओवरी। और उसके बाद फिर है आपको आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सैप वुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू आपको लीफ, यह तो करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट खोजना है ये, ठीक है। सैप वुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ है, रूट से आपको लीफ तक ले जाएगा सैपवुड। सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। इनर मोस्ट नहीं होता है सैपवुड, तो आपको किनारे लगा रहा था, तो यह रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट आपको 2nd हो गया ये, ठीक है। बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन बैसिलस thuringiensis इज रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट हो गया। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल में एक ही होगा, 2 बार होता तो 2 बार चलता, इसमें 1 बार आपको हो गया। इसके बाद है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसमें क्या है कि आपको दे कट द स्टैंड एट पैलिंड्रोमिक साइट पे काटता है, बात सही है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी सही है। स्टिकी एंड्स बी ज्वाइंड बाय डीएनए लैगेज, यह डीएनए लैगेज का इन्फॉर्मेशन है, तो यह आपको गलत हो गया 54 का, ठीक है। उसके बाद फिर है आइडेंटिफाइंग द रॉन्ग, ये तो हो गया आपको ये 58। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हिच अपॉन स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। इसमें जिब्रेलिन होगा, यह आपको इसकी लंबाई को बढ़ा देता है, स्टेम की लंबाई को आपको बढ़ा देता है ये। फिर है आपको मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में है बैसिलस thuringiensis, इससे आपको निकलेगा CRY प्रोटीन, और थर्मस एक्वेटिकस या डीएनए पॉलीमरेज का काम करता है ये। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस या क्लोनिंग वेक्टर का काम करता है। साल्मोनेला टाइफिमोरियम कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, यह हो गया। तो ए का आपको हो गया 4, बी का 3rd हो गया, और सी का 1 हो गया, और डी का 2nd हो गया आपको।
है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आपको करेक्ट है। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन सही है, थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये गलत हो गया, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन, गलत है। एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन, यह आपको गलत है। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यह बात आपको सही है, ठीक है। और उसके बाद फिर है द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको आर्बनी GAA और TTC जो 5-3 वाला है, ये आपको राइट हो गया, चौथा नंबर का हो गया ये। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन में जो पहला फेज होता है एमिनो एकाइलेशन ऑफ TRNA को पहले एक्टिव करते हैं ये, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से मिलता जुलता होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि आपको रेड अलगे में मिलता है। स्ट्रोबिल और कोन इन आपको पाया जाता है इकोजिटम में, इकोजिटम में स्ट्रोबिल या फिर कोन मिलते हैं, इकोजिटम में भी सिलेजनिला में भी। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट आपको इन 1 कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग। तो आपको इसमें 14 प्लांट आपको उन्होंने सिलेक्ट किया था, 14 प्योर ब्रीड उन्होंने सिलेक्ट किया था ये। स्लो ब्लाइंडनेस इन एंटार्कटिक इज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ UVB रेडिएशन हो गया आपको, ठीक है। फिर आपको मैच द फॉलोइंग विथ मियोसिस। जाइगोटीन में आपको कर देना है इसमें सिनेप्सिस, पैकेटीन में आपको क्रॉसिंग ओवर कर देना है, डिप्लोटीन में काइजमाटा कर देना है, और डाइकानेसिस में टर्मिलाइजेशन आपको कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनक्लेजेंस बॉडी इज इनकरेक्ट, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, यही आपको गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इस तरह से आपको इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट फॉलोइंग सो एनाटॉमिकल लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल सिथ, इसका मतलब यह मोनोकोट स्टेम का सेक्शन है ये, ठीक है। तो ये हो गया मोनोकोट स्टेम, इसमें हो गया मोनोकोट स्टेम। उसके बाद इन वाटर है सिंथ एंड वाटर लिली, पोलिनेशन होता है कैसे, तो पोलिनेशन इसमें हालांकि पानी वाले पौधे हैं लेकिन इसमें पोलिनेशन इंसेक्ट या फिर विंड से होता है, हवा से होता है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन उन्होंने गेस किया आपको रॉबर्ट में ने, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, आपको लॉग फेज में सबसे ज़्यादा होगा। फिर आपको बीटी कॉटन में आप बैसिलस थ्रोजेनेसिस कर दीजिएगा, एडेनोसिन डीएमिनेज इसमें जीन थेरेपी कर देना है, RNAi में सेलुलर डिफेंस कर देना है, PCR में डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन कर देना है 85 में। उसके बाद फिर है आपको 87 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, ये तो आपको कर ही लिया, कोलाजन सबसे ज़्यादा है। आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाय साइंड इन 1997 फॉर आपको एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रोकने के लिए किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल था ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, तो ये पहला आपको हो गया 89। और उसके बाद है मैच द ट्रॉपिक लेवल, तो इसमें एक ही से मिलान कर देना है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आपको ग्रास हो गया, तो आपको C का 4 कर दो, ये सबसे मिल जाएगा, एक ही चॉइस में ही आपको C का 4 वो 4th नंबर पे है ये, यही हो गया आपको पूरा के पूरा, है ना। Hello, welcome students. Now this is Abbasi sir, मालवी एकेडमी। शुरू किया जाए, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। केमिस्ट्री वैसे ओवरऑल बड़ा आसान आया था, 4 क्वेश्चन छोड़ के, 4 क्वेश्चन में थोड़े से कंफ्यूजिंग है, वो अभी हम आपको बताते हैं। विल बी डिस्कसिंग 1 by 1 एंड लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यू मस्ट हैव डन वेल, उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया होगा। और सब कुछ सही हो, रेडी हो जाओ। सही है, शुरू किया जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। देखिए हमारे पास जो H2 है, H2 इससे जिनका मैच करता है उनके लिए इजी है। अदरवाइज हम आई विल गिव यू प्रॉपर टाइम, आप क्वेश्चंस को ट्रेस कर लीजिए कहाँ पर है। थोड़ा सा सीक्वेंस अलग अलग है, बट आई होप यू विल बी कंफर्टेबल विद। चलिए पहला क्वेश्चन,
ठीक है, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 हियर विच इज ल्यूथेनियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें क्या करना है बताइए। 175 71, तो प्रोटॉन इज 71, इलेक्ट्रॉन इज 71, बट न्यूट्रॉन पहले पूछा गया है, तो न्यूट्रॉन माइनस करके निकालिए तो 104, इलेक्ट्रॉन इज 71। ये तो ईजीएस्ट। इस तरह से हमारे इसमें ऑप्शन सेकंड है, लेकिन 71 104 71 पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान। अब दूसरा क्वेश्चन बायो वालों के लिए इसलिए आसान लगता है कि दूसरे वाले में एटीपी के रिलेटेड कुछ का। आई रीड आउट द क्वेश्चन। द फॉलोइंग मेटल आयन activates many enzymes, now participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with sodium, and it is also responsible for the transmission of nerve signals। देखिए nerve signals में सोडियम पोटेशियम पंप का जो काम आता है, तो इसमें आंसर सही आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम के ठीक है, तो पोटेशियम इसका सही है जवाब। अगला फिर से बायो का है, तो आप लोगों को बड़ा मज़ा इसलिए आया होगा कि केमिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चंस बायो के रिपीट भी हुए प्लस बायो के क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जो नहीं सही है, हाँ ज़रा सा ध्यान रखना कि इसमें नॉट करेक्ट की वजह से ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है हमको। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन। येस, इनकम्प्लीट कम्बशन अगर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी सही है। इट फॉर्म्स ऑक्सी होमोग्लोबिन, वो भी सही है। लेकिन इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। अगर कोई स्मोकर है, बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी होती है ब्लड की, वो थोड़ी घट जाती है। तो सही तो ये भी हो गया। फिर इसका मतलब अब आखिरी बचा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल होना चाहिए था, ये लेस स्टेबल है। माइंड इट, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसकी वजह से मतलब इट मे कॉज इंस्टेंट डेथ इफ इट इज लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इंजेक्टेड। तो जो सही जवाब इसका है वो हमारे वाले क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ ऑप्शन है, जिसमें लिखा हुआ है द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल, इट शुड बी मोर स्टेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 4 में कहा गया कि नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। अब सोचिए नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। मास अपॉन, अब ये सारे के सारे एटम्स दिए हुए हैं, तो आपको एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें सबके तो 1 ग्राम है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं 4, उसमें एक में लिथियम है, एक में सिल्वर है, एक में मैग्नीशियम है और एक में डाइऑक्सीजन है। और नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, मैक्सिमम याद कीजिएगा, मोल नहीं। तो पहले तो इसका मोल हो गया और इसके मॉलिक्यूलर एटम सेम, इसका मोल हो गया, इसके मॉलिक्यूलर एटम सेम। क्या कर रहे हैं हम लोग, वेट अपॉन एटॉमिक वेट से बना रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स में इतने मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। मैग्नीशियम में 24 इंटू Na, इसमें एटम्स जब निकालेंगे तो 1/32 इंटू Na इंटू 2 करना पड़ेगा। 2 क्यों करना पड़ेगा, डाई एटॉमिक है, तो नंबर ऑफ एटम्स डबल हो जाएंगे तो ट्वाइस। अब 2 से काटेंगे इसको तो 16 आएगा। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर, इसलिए सबसे बड़ा हाईएस्ट या मैक्सिमम नंबर आपको देख के लग रहा होगा कि 1/7 108 224 और ये 16। अगर ऑर्डर लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ए के बाद क्या लिखा जाएगा, डी के बाद लिखा जाएगा सी के बाद बी। सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर, सबसे छोटी चीज़। यू कैन राइट द सीक्वेंस इफ यू वांट। नाउ अगला क्वेश्चन पेपर क्रोमेटोग्राफी का है, तो ये भी एक तरह से आपके बायो से रिलेटेड ही माना जाएगा। क्वेश्चन पेपर मतलब देखिएगा तो बड़ा आसान लगेगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पेपर क्रोमेटोग्राफी उसे कहते हैं अमाइनो एसिड के सेपरेशन में पेपर एक लिया जाता है, उस पर यहाँ पर डॉट लगाते हैं, उस पर यहाँ से हैंग करके रखते हैं, इसको स्टेशनरी फेज में डिप करके सुखा लेते हैं पेपर, फिर उसके बाद उसको डिप करते हैं। तो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में एक वर्ड है RF वैल्यू, इससे क्या होता है, सेपरेट करते हैं। तो ये दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्रोमा मतलब कलर, ग्राफ मतलब ग्राफ। इसको फिर निकालते हैं, सुखाते हैं, फिर उसमें निनहाइड्रिन कोई वो
इंडिकेटर डालते हैं तो स्पॉट्स आते हैं, तो स्पॉट्स आते हैं तो उनकी यहाँ से इतनी राइज वैल्यू और टोटल राइज का रेशियो निकालते हैं तो वो RF वैल्यू कहलाता है। एक ए और बी सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के लिए बड़ा अच्छा एक तरह से क्रोमेटोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 6 क्वेश्चन नंबर ये 5 था, 5 में कह लीजिए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज द आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। सुन लीजिए, नेचुरल पॉलीमर के बारे में सोचिए कि जितने भी लिखे हुए हैं उन सब में एक इसका पॉलीमर बनाइए, तो यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, रिंग लगती चली जाएगी तो बनेगा तो ऐसा, और यहाँ से भी और यहाँ से भी कनेक्ट होता चला जाएगा। ये देखने से ट्रांसफॉर्म लग रहा है, जब ये सिस फॉर्म में होगा तो वो नेचुरल है। सिस फॉर्म का मतलब एक तरफ CH3 और ये बड़े बड़े वाले ग्रुप उधर सिस फॉर्म में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं। ब्यूटाडाइन, तो ब्यूटाडाइन वाले तो ऐसे भी देख लीजिए, ये भी ब्यूटाडाइन है, लेकिन अगर क्लोरीन लग जाए तब तो नियोप्रीन, आइसोप्रीन। ये पॉली आइसोप्रीन 1,1,4 एडिशन, ये डायल सॉल्डर रिएक्शन की तरह से पॉलीमराइजेशन हो रहा है, चेन लगती चली जा रही है एक दूसरे से। तो अब आप इसको क्या करेंगे, हमारे वाले में सेकंड है ऑप्शन, आप अपना देखिएगा, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन इज अ नेचुरल पॉलीमर, ऑल अदर आर आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि उधर देखना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग डिस्कस करिए, देखिए मज़ा आएगा। मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किसे कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन के लिए कैपेबल है, ये काई PA नॉट और काई PB नॉट, ये सब याद होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर अगर दोनों जोड़ के टोटल के बराबर आता है तो आइडियल, ये आइडियल सोल्यूशन का है। अगर ये ग्रेटर आता है, अगर ये ग्रेटर देन आया तो पॉजिटिव डेविएशन। वो पूछ रहे हैं कि किसमें ऐसा है जिसमें लूज बॉन्ड्स बने, जिसका बॉन्ड पहले की तुलना में, पहले के रिस्पेक्ट में अगर वो वीकर बॉन्ड्स बनाता है तो इट विल शो एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, लूज बॉन्ड्स बनेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा H इज एंडोथर्मिक पॉजिटिव, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। याद रखिएगा कि इस तरह के उसमें एंट्रोपी तो हमेशा घटती है बढ़ती है, एंट्रोपी भी बढ़ेगी, सिर्फ डेल्टा G है जो नेगेटिव होगा, बिकॉज द सोल्यूशन इज गेटिंग फॉर्म्ड। एक बार फिर से सुन लीजिए, मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। अब ये एग्जांपल है, डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन आया उठा के, बिल्कुल क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन आइडियल सोल्यूशन, इथेनॉल एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन। और याद रखने के लिए एक सेंटेंस एक्स्ट्रा बोल देते हैं, कोई भी अल्कोहल वाटर के साथ पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन, बेंजीन टॉल्यूइन अगेन आइडियल सोल्यूशन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन क्लोरोफॉर्म में ये होता था कि ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म, तो इसमें क्या होता था कि ये दोनों में आइडियल बॉन्डिंग, पहले कोई बॉन्डिंग नहीं थी, अब इसमें तो ये नेगेटिव वाला है। तो अभी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल एक बार फिर से आंसर सुन लीजिए, इथेनॉल और एसीटोन, इथेनॉल विद एसीटोन गिव्स अ पॉजिटिव डेविएशन। मतलब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि राउल्ट्स लॉ से डेविएट हो रहा है, इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ भी आपको याद आएगा तो ऐसा कुछ होगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन वाले ऐसे होते थे, इसका पीक बनता था, ऐसे ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने ठीक से पढ़ा, क्योंकि हमारे तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब, हम तो 30 साल से पढ़ा रहे हैं, हमने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही मारते थे टिक, अभी भी बच्चे मार रहे हैं। इसमें क्रोमियम +2 है, कॉन्फ़िगरेशन D4 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4, और जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना पॉइंट आता है। 4 रखेंगे तो 4 + 2 6 4 24 आएगा अंडर, और अंडर 24 5 से कम। और ये जो BM लिखते हैं इसको अलग से अगर आप चाहें तो लिख लें, BM का मतलब बोर मैग्नेटॉन,
ये भी अच्छा होता कि इन्होंने ये पूछा होता। इसकी वैल्यू 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट ऑफ बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है। और यूनिट का मतलब क्या हुआ, आपको किस यूनिट में मेजर करना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी में 2-3 सेंटेंसेस जल्दी जल्दी सुन लीजिए। द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट्स फॉर द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। The greater the number of unpaired electrons, greater is the magnetic moment, more paramagnetic is। ज़्यादा हो जाए तो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। तो जितने, हम फिर बता रहे हैं, अगर इसको जल्दी से और अच्छा पढ़ना है, थोड़ा सा और समझना है, तो एक बार इसको देख लिया आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाते हैं, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक 30 सेकेंड और ले लेते हैं आपसे। D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही आपने देखिए कि D2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से D3 D7 में, D3 और D7 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D4 D6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हो सकता है कि ये कभी कभी 4s1 3d5 तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना पॉइंट, उतना पॉइंट, उतना पॉइंट, उतना पॉइंट, उतना पॉइंट। इसलिए कि वो अंडर रूट में 3 आएगा, अंडर रूट में 8 आएगा, अंडर रूट में 15 आएगा, इस तरह से अंडर रूट का 24 होगा, अंडर रूट 35 होगा। आप समझ रहे? ये उस फॉर्मूले पर रख के निकाला गया है जिसको हमने पहले लिखा था। तो कॉन्फ़िगरेशन देख के बता सकते हैं। और क्रोमियम +2 स्टेट 24 इसका एटॉमिक नंबर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। और 24 एटॉमिक नंबर का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d4, उसमें से 4s2 निकल गया तो बचे सिर्फ ये। जिन लोगों ने गलती से इसमें से निकाल लिया होगा उनसे गलती हो गई होगी कि अगर आपने डी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तब तो 2 अनपेयर्ड बचेगा, तो आप बेकार हो जाएगा, आंसर पहला आ जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही जवाब है सी। सी का मतलब 4.90 pm बोर मैग्नेटॉन। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2। स्पिन ओनली मतलब जितने भी ऐसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए 4, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस वही गलती जिसने किया होगा उसी को अफसोस हो रहा होगा, वरना 4s2 पहले निकलता है इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। तो लेट्स प्रोसीड नाउ। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 इतना आसान है कि अगर किसी को ऑर्गेनिक नाम की चीज़ सुनने में भी आई होगी तो उसको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 9 कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। CH3 टर्शरी कार्बन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 9 और इट इज़ फार मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। और सेकेंडरी ब्यूटाइल कहा है इन्होंने, देख लीजिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब इसका जो ब्यूटाइल है और वो भी सेकेंडरी, यहाँ पर लगाइए CH3 और यहाँ पर लगाइए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है। तो ये कार्बोकेटाइन 1 2 3 4 एक बैलेंसिंग स्पेयर। टर्शरी में तीनों CH3 लगे हुए हैं। ये अच्छा सा लिख दिया जाए फिर से, इनको समझ में नहीं आ रहा हो बताएं। क्योंकि देखिए कार्बन पर लगने वाले जो भी कार्बन हैं, the carbon attached to an unsaturated carbon or a functional group is called an alpha carbon। अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब अंग्रेजी में सेंटेंस सुना जाए। द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, द ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड हेंस मोर स्टेबल विल बी द स्पीशीज। आर इफेक्ट तो इसमें होगा ही नहीं, इसमें हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट है, और हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट को हम लोग शॉर्ट में HC लिखते हैं। तो इसका सही जवाब है पहला है हमारे वाले में H2 वाले। हमारा जो H2 वाला ये चल रहा है, इसमें आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 1 है, लेकिन आंसर सही सुन लीजिए, आंसर इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को कई नाम से जाना जाता है, फिर से पढ़िएगा। सिग्मा P कंजुगेशन, बाकर-नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन कहिए, बाकर नाथन कहिए, बात एक ही है, कॉमन, कोई प्रॉपर नाउन का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसलिए बाकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड
हाइपर कंजुगेशन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये आधी केमिस्ट्री आपकी अच्छी कर देगा अगर ऑर्गेनिक वाली, अगर आपको हाइपर कंजुगेशन समझ में आता है यानी अल्फा हाइड्रोजन आप पहचानते हैं तब। इस वाले केस में I'll read out the question again. A tertiary butyl carbocation is more stable than secondary carbocation because of hyperconjugation. Very simple. टाइम बहुत कम लगता। अब नंबर 10 आपका ये क्वेश्चन है तो आसान, ये आया है उससे थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि फ्री एक्सपेंशन, जैसे ही अंग्रेजी में आपने फ्री एक्सपेंशन देखा वर्क डन 0। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। वर्क डन की जो कुछ भी जितनी है आप जानते हैं, वर्क डन पी डेल्टा वी कह के निकालते हैं। तो अगर मान लिए वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो भी वर्क डन 0, और ये एक्सपेंशन हो रहा है यानी फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो भी वर्क डन 0। दूसरी बात इसमें लिखी हुई है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। सोचिए एडियाबेटिक में कोई हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी 0, ये भी 0। इतनी हिंट मिल गई तो जाहिर है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज भी 0 होगा। वो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है आपको ये बताता है कि अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये कहाँ से कुछ होगा, तो ये भी 0। और जैसे ही ये 0 है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन एक ही है। हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन आप लिखेंगे Q0, ये 0, ये 0, सब 0। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर आपको न हीट एब्जॉर्ब हो रही है न इवॉल्व हो रही है, एडियाबेटिक चेंज, सडन चेंज, एडियाबेटिक वाले जितने भी हैं उसमें बाहर से अंदर से, तो एडियाबेटिक वॉल्स कहते हैं, WALLS, एडियाबेटिक वॉल्स मीन्स, और ऐसी दीवारें जो ना हीट को बाहर जाने दें ना अंदर आने दें। तो Q तो 0 हो गया, फ्री एक्सपेंशन की वजह से W 0 हो गया। इतना भी समझ में अगर आ गया होता तो दोनों आपका ऑप्शन कोई और मिलता ही नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज Q बराबर 0, डेल्टा T बराबर 0 एंड W वर्क डन 0 इन एन फ्री एक्सपेंशन में 0। अब आया दूसरा क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया 2 ब्रोमोपेंटेन। अब सोचिए ये 2 ब्रोमोपेंटेन है, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, इसमें 2 ब्रोमोपेंटेन का मतलब क्या हुआ, पेंटेन तो लंबी चेन और सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, टू फॉर्म पेंटीन 2। अब सोचिए इसके आपको बनाना है पेंटीन 2। हमने बना लिया पेंटीन 2, देखने से लग रहा है कि नहीं कि ये एलिमिनेशन है। अब इस कार्बन को कहते हैं अल्फा, तो ये बगल वाला बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन है, ये तो सही है। पहला ए स्टेटमेंट जो भी लिखा है बीटा एलिमिनेशन, ये सही है। फॉलोज सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल का मतलब वो चाहे ऐसे लिखिए चाहे जेडसेफ लिखिए, बात एक ही है। सेट्जेफ रूल का मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें जो द मोर स्टेबल द अल्कीन द मोर इट इज़ फॉर्म। सेट्जेफ रूल का मतलब अगर इधर से निकलता ये 1 पेंटीन बनाता तो हॉफमैन्स प्रोडक्ट होता, 2 पेंटीन बना रहा है तो सेट्जेफ प्रोडक्ट, और एलिमिनेशन होता है KOH अल्कोहलिक मीडियम। तो पहला बीटा एलिमिनेशन भी सही है, जेडसेफ रूल भी सही है। डिहाइड्रोहेलोजेनेशन